हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है इसका लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और वो टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंटली रिएक्ट होता है, जिसमें हम पहली टाइप हम स्टडी करने वाले दैट इज़ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इस बॉन्ड के ब्रेकेज की वजह से होती है। तो वो रिएक्शंस कौन कौन सी है, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन हम स्टडी करेंगे एसिडिटी। तो चलिए देखते हैं ब्रेकेज और क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से पहली रिएक्शन हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम देख रहे हैं कि नाम के अंदर ही एसिड प्रेजेंट है, इसलिए डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड कह रहे हैं इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर कहाँ से आता है और किस तरह से हम उसको जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो द कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक अल्कोहल्स इवॉल्व हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड फॉर्म सॉल्ट विद अल्कलीज सिमिलर टू फिनॉल्स। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जब अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर जो जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा हूँ, इसको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सोडियम मेटल के साथ जब ये रिएक्ट होगा तो इट विल फॉर्म 2RCOO Na प्लस H2। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस इसमें से जो इवॉल्व होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ये कंफर्म करता है या ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है RCOOH इट इज़ एसिडिक इन नेचर। इसी तरह से आप देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट फॉर्म्स अगेन द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देखिए कि ये एसिडिक नेचर का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर है या अल्कलाइन नेचर है। तो वन एसिड रिएक्ट्स विद वन बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो आप यहाँ देख रहे हो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट है, दिस इज़ अ सॉल्ट, और ये वाटर। तो इस तरह से इस रिएक्शन को हम सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक रिएक्शन और है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो रिएक्ट कीजिए तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये प्रोड्यूस करेगा RCOONA। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप देखोगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये बेसिक नेचर का है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट फॉर्म करेगा और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होगी। एंड दिस रिएक्शन इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो है ध्यान रखिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर जो इस रिएक्शन को जो यूज़ करेंगे। अब यहाँ एक बात जो ध्यान रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिसोसिएट इन वाटर टू रेजोनेट to give the resonance stabilized कार्बोक्सिलेट अनायन एंड हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के साथ जो रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है वो देखिए। लुक हियर, RCOOH प्लस वाटर। हम इसको जो है वाटर के अंदर जो है मिक्स करते हैं तो हमको मिलेगा H3O प्लस और साथ में हमको मिलेगा RCOO माइनस। दिस इज़ कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन या आप इसको नाम दीजिए कार्बोक्सिलेट अनायन एंड दिस इज़ हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे आप इसको जो है रेजोनेंस से जो है स्टेबलाइजेशन कर सकते हो बिकॉज नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ इन डायरेक्ट कॉन्जुगेशन विद कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होगा और इसका जो है नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इस तरह से हम शो करेंगे लाइक दिस। तो इस तरह से ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। ये नेगेटिव चार्ज को आप जो है वापस फिर से जो है यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर जो लेकर आइए। तो इस तरह से ये इसके जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं।
तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो है हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, तो आपको जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से मिलेगा RCOO। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि दोनों ऑक्सीजन पर जो है हम सिंगल बॉन्ड बता रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन पर पहले देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर दूसरे ऑक्सीजन पर जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको दोनों ऑक्सीजन पर मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन आर्क मिलेगा और उसको हम यहाँ पर जो है कॉमन जो है निगेटिव चार्ज शो करते हैं। तो दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर द कार्बोक्सिलेट अनायन। ठीक है, तो इस तरह से हम जो इसको बहुत आसानी के साथ शो कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन हमारे पास में जो है, तो इस रिएक्शन पर हम जो है जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की इक्वेशन होती है जिसमें हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करके लिख सकते हैं, तो वो रिएक्शन हम यहाँ पर जो शो करेंगे। तो लेट अस सी, मैं रिएक्शन को फिर से लिखता हूँ और फिर हम इसके ऊपर जो है ली चैटलियर से प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो हमको जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम जो है क्या मिलती है वो मालूम हो जाएगा। तो लुक हियर, RCOOH प्लस H2O दैट गिव्स राइज टू RCOO माइनस प्लस H3O प्लस। तो हमको यहाँ पर जो है मिलेगी इक्वेशन के इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो है दिस इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसको जो है नाम देंगे, जिसको हम लिख रहे हैं के इक्विलिब्रियम। इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। तो हम इसको लिखेंगे RCOO माइनस इंटू H3O प्लस और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय, ये दोनों आप लीजिए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो है वैल्यू मिलती है। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम जो है Ka से जो है इक्वलाइज करते हैं, तो हमको ये मिलेगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सॉरी, हम यहाँ पर जो एक एसिड कंसिडर कर रहे हैं, तो दिस इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ठीक, इट इज़ इक्वल टू के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ध्यान रखिए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो उसको हम यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट के साथ में लेकर आते हैं। तो अब बाकी का हमको मिलता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट अनायन इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दिस इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो हम यहाँ पर जो है एक बात जो है ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज़ जनरली इंडिकेटेड बाय इट्स pKa वैल्यू। तो ध्यान रखना है कि आप जो है किसी भी एसिड की अगर स्ट्रेंथ डिसाइड करना चाहो या स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना चाहो तो दैट मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ pKa। दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और Ka के साथ जो है इसका जो रिलेशन होगा दैट इज़ निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ Ka। तो इस तरह से यहाँ पर हमको जो है ये इक्वेशन मिलती है जिसमें pKa और Ka का जो है आपस का रिलेशनशिप है। तो pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Ka। अब इसमें एक बात जो है ध्यान रखना है कि हम Ka और pKa को अगर कंपेयर करते हैं तो ये बात जो है ध्यान से सुनिए कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Ka की वैल्यू हाइयर होगी और pKa की वैल्यू लोअर होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन में है। यहाँ पर जो है निगेटिव रिलेशन आपको दिखती है, तो हाइयर द वैल्यू ऑफ Ka लोअर विल द वैल्यू ऑफ pKa। इसी तरह से हम वीक एसिड अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर Ka की वैल्यू होगी लोअर और pKa की वैल्यू होगी हाइयर। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन में होते हैं। तो द pKa ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ 7.0, दैट इज़ -7.0, एज pKa ऑफ ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, benzoic acid and acetic acid are 0.23,
4.19 एंड 4.76 रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास जो है बहुत सारे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उनकी जो है pKa वैल्यू जो दी गई है। तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं उसकी pKa वैल्यू जो है बहुत ही लोअर होती है ना। ये बात जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। तो चलिए यहाँ पर जो है कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है कंपैरिजन किया है। तो pKa वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड हम देखें तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जो है लेस देन 1 होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे pKa वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड इज़ लेस देन 1। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना। मैं यहाँ पर जो है पॉइंट लिख रहा हूँ, तो ये आपको याद होना चाहिए कि स्ट्रॉन्गर एसिड जो होती है उसकी pKa वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक, उसके बाद तो ये हो गया। फिर उसका द एसिड्स विथ pKa वैल्यू बिटवीन 1 and 5 आर कंसिडर्ड टू बी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। pKa वैल्यू बिटवीन 1 to 5 आर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये बात जो है ध्यान रखिए, ये मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। pKa वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड इज़ लेस देन 1 वाइल pKa वैल्यू बिटवीन 1 to 5 आर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, उसके बाद जो है ध्यान रखिए कि वीक एसिड्स हैव pKa वैल्यूज बिटवीन 5 and 15। pKa वैल्यूज बिटवीन 5 to 15 आर वीक एसिड। तो यहाँ पर हम जो है आसानी के साथ जो है पहचान सकते हैं कि हमको जो एसिड दिया हुआ है, अगर pKa वैल्यू दी हुई है तो वो कौन से टाइप का जो एसिड हो सकता है। और ध्यान रखना है कि एक्सट्रीमली वीक एसिड्स हैव द pKa वैल्यूज ग्रेटर देन 15। एक्सट्रीमली weak acids have pKa greater than 15। तो इस तरह से हमारे पास में ये 4 टाइप के जो है एसिड्स होते हैं। एक स्ट्रॉन्गर एसिड, फिर यहाँ पर जो है मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद वीक एसिड और एक्सट्रीमली वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्गर एसिड जो है लेस देन 1 होगा, मॉडरेटली स्ट्रॉन्गर एसिड 1 to 5 pKa वैल्यू होगी, और वीक एसिड जो होगी वो 5 to 15 जो है इसकी pKa वैल्यू होगी, और जो एक्सट्रीमली वीक एसिड्स होंगे उसकी जो है pKa वैल्यू आपको जो है मिलेगी मोर देन 15। तो ये 4 पॉइंट जो हमको मिलते हैं, ये चीज़ जो है आपको ख़ास तौर से याद रखना है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द pKa वैल्यू ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ एसिड्स। अब ध्यान रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर देन मिनरल एसिड्स। तो आपके पास यहाँ पर जो है RCOOH है, और इसके साथ में आप जो है कोई सा भी जो है मिनरल एसिड लीजिए, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो वी फाइंड दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर एसिड देन मिनरल एसिड। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से जो है कंपेरिजन जो है कर सकते हैं। ठीक है, बट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स एंड मेनी सिंपल फेनॉल्स। तो ये जो है स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स एंड सिंपल फेनॉल्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम जो है कंपेयर करते हैं अल्कोहल्स और फेनॉल्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इन कंपाउंड से जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। तो ये एक कंपेरेटिवली पॉइंट हमारे सामने आता है कि एसिड्स जो है आपस में किस तरह से वीक और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हमको मिलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर एसिड देन मिनरल एसिड्स, while carboxylic acids are stronger acid than alcohols और some simple phenols। ठीक है, तो ये बात आसानी के साथ जो है आप समझ सकते हो। इन फैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर amongst the most acidic organic compounds you have studied so far। अब तक के आपने जितने भी एसिड जो स्टडी किए होंगे ऑर्गेनिक एसिड, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड हो सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपको ये बात पता है कि फेनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स।
तो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में इस चीज़ को जो है कंपेयर किया है कि फ़िनॉल की जो एसिडिटी होती है, एसिडिक कैरेक्टर, ये जो है अल्कोहल से ज़्यादा होता है। उसके क्या रीज़न्स है वो सारी चीज़ें हमने जो है अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर के अंदर उसको डिटेल में स्टडी किया है। द हाइयर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज़ कम्पेयर टू फिनॉल्स कैन बी अंडरस्टूड सिमिलरली। इसी तरह से जो है फिनॉल्स के कंपैरिजन में भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हाइयर एसिड होते हैं, उसको भी हम जो है बहुत आसानी के साथ जो है कंपेयर करके जो है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो द कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज़ कॉल्ड एज अ कार्बोक्सिलेट आयन। तो ध्यान रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब डिसोसिएट होगा इस तरह से, तो देखिए हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल, इसका जो है डिसोसिएशन कीजिए तो आपको मिलता है RCOO माइनस एंड H+। तो ये हो गया कार्बोक्सिलेट आयन, तो इसको हम नाम देंगे कॉन्जुगेट बेस। ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। तो ये कॉन्जुगेट बेस जो होता है, ये जो है ध्यान रखना है कि इट इज़ स्टेबिलाइज्ड by two equivalent resonance structures in which the negative charge is at the more electronegative ion, that is oxygen। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर जो है ऑक्सीजन के ऊपर होता है, जो कि मोर नेगेटिव एटम है कंपेयर टू कार्बन। तो इसके पहले आपने देखा कि कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किस तरह से बनता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है दूसरे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में जो है वो क्या होगा, शिफ्ट करेगा और दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज जाएगा, और इस तरह से जो है आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन जो है मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि रेजोनेंस इन फेनॉक्साइड आयन इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ इन कार्बोक्सिलेट आयन। तो रेजोनेंस जो है कार्बोक्सिलेट आयन जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है, क्योंकि दोनों ही सूरत में आप चाहे कोई सा भी जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, दोनों ही सूरत में ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज जो है प्रेजेंट होगा। फिर से आप देख लीजिए, ये चीज़ आपको जो है आसानी के साथ जो है समझ में आ जाएगी। यहाँ पर अभी देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अगला स्ट्रक्चर जो मिलेगा RCO माइनस डबल बॉन्ड O। तो फिर से वापस आप इसको जो है ब्रेक करके यहाँ पर लाइए, तो दोनों ही जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज जो है मिलता है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि द नेगेटिव चार्जेस इज़ डीलोकलाइज ओवर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स in carboxylate ion, whereas it is less effectively delocalized over the oxygen atom and less electronegative atom carbon at in phenoxide ion। तो हम जो है फिनॉक्साइड आयन अगर कंसिडर करते हैं तो जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो आगे डीलोकलाइज होकर जो है कार्बन के ऊपर जा रहा है, जो कि ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फेनॉल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको दोनों ही मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर मिलेगा। यहाँ पर आपको ये बात दिखती है कि द नेगेटिव चार्ज इज़ डीलोकलाइज्ड ओवर द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स, जबकि फिनॉक्साइड आयन के अंदर नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर है वो डीलोकलाइज होकर बेंजीन रिंग के कार्बन पर जाता है। तो ये फैक्टर जो है हमको मिलता है कि इसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन, और हम ये बात कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फेनॉल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि हम यहाँ पर जो है R ग्रुप कंसिडर करते थे, ये R ग्रुप जो है कौन से टाइप का या कौन से नेचर का है, और उसकी वजह से एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जो है क्या इफेक्ट होता है। तो हम देखेंगे द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो चलिए वो देखते हैं। तो इसमें जो है दो बातें हम जो है डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इस कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ में ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप हमारे पास में है, या आप इसका जो है रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए इस तरह से, देखिए COO निगेटिव, और एक और स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ COO निगेटिव। ये दोनों ही जो है कार्बोक्सिलेट अनायन के
जो रेजोनेंस हाइब्रिड का जो स्ट्रक्चर है, अब इसके ऊपर हम देखेंगे 2 टाइप के जो है ग्रुप्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसको हम जो शॉर्ट में लिखते हैं EWG, वो इस कार्बोक्सिलेट आयन के साथ अटैच्ड है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको हम EDG कहेंगे। अब ये चीज़ जब हम देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो इन ग्रुप के नेचर्स के ऊपर जो है डिपेंड करती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है कोई सा भी इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के पास में है वो इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज जो है ये धीरे धीरे जो है कम होगा इस कार्बन के ऊपर। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है, आप सिंपली जो है इसको इस तरह से कंसिडर कीजिए COOH। एक्चुअल हमारे पास जो एसिडिटी है वो इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक की वजह से होनी चाहिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लेवेज की वजह से होगी। ठीक, अब इसके ऊपर हम जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है अटैच करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाट एवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ओवर हियर इज़ शिफ्टेड टू दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। फिर उसके बाद जो है इस बॉन्ड से जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के पास जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कम होगी और ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा। जिसकी वजह से आप थोड़ी देर के लिए अपने समझने के लिए ऐसा देखिए कि यहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। चार्ज क्रिएट नहीं होता, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल की वजह से इस ऑक्सीजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। दैट मीन्स दूसरे वर्ड्स में आप ये समझिए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और हाइड्रोजन ये खुद भी ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो डेल्टा प्लस हाइड्रोजन के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, तो यहाँ पर जो है दोनों का रिपल्शन होगा। सेम चार्जेस होने के से दोनों का रिपल्शन होगा, मीन्स द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिकम्स वीक एंड इट कैन बी ईजिली ब्रोकन। तो इस तरह से आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर अटैच होता है तो इसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो ध्यान रखना है, ईज ऑफ क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड गिव्स राइज टू द स्ट्रॉन्गर एसिड। इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को जितनी आसानी के साथ आप जो है ब्रेक कर सकते हो वो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बात जो है आप जो है ख़ास तौर से जो है समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहे जो भी हो वो अगर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर अटैच होता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा एंड इट कैन बी इजीली ब्रोकन एंड हेंस दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन की तरफ जो है शिफ्ट कर रहा है। तो इसके हिसाब से आप देखिए, लुक हियर, हमारे पास है COOH ग्रुप और इसके ऊपर हम अटैच कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा, फिर क्या करेगा, ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दिस ऑक्सीजन विल इंक्रीज। तो ये जो है यहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज है इसके पास में बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक दिस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हेंस दिस डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपली यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो अटैच होते हैं वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन जब ये रिलीज़ करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है पावरफुल होगा, स्ट्रॉन्गर होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना जो है डिफ़िकल्ट होगा एंड हेंस इट डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी वाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आप जो है समझिए। तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया जाएगा तो उसके ऊपर आपको ये नोटिस करना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में कौन सा एटम या कौन सा ग्रुप अटैच है और उसका नेचर क्या है। आइदर इट इज़
इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब आप देखिए कि आपकी बुक के अंदर नेक्स्ट पेज पर जो है क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर जो है दिया हुआ है। तो उसमें जो है फिनिल ग्रुप है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन, साइनाइड है, नाइट्रो ग्रुप है, फिर CF3 है। तो इस तरह से ये जो है ग्रुप आपको दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से आप देखिए कि वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जब अटैच होगा तो इस सीक्वेंस में जो है एसिडिक कैरेक्टर जो है इसमें इंक्रीज़ होगा। तो CF3 अगर यहाँ पर आप अटैच करते हो तो देखिए मेरे पास जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस इज COOH, और इसके साथ में CF3 ग्रुप हम अटैच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन्स, ये तीनों मिलकर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गैदर्ड अराउंड दिस ऑक्सीजन एंड हेंस दिस बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग। 3 फ्लोरीन जो है ये हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स है, नॉट डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स है। मीन्स यहाँ पर आप देखोगे -I इफेक्ट, जिसको आप कहोगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो 1 2 3 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन्स क्या कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जो है विड्रॉ कर रहे हैं, और उसकी वजह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये बॉन्ड जो है बहुत ही वीक हो जाएगा और इसको बहुत इजीली आप जो है ब्रेक करोगे। तो ईज़ ऑफ ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड गिव्स राइज टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये जो है बहुत ईजीली जो ब्रेक होगा। इसलिए अगर CF3 ग्रुप जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होता है तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो वहाँ पर जो है आप देखिए बुक के अंदर ये सारे ग्रुप जो दिए हुए हैं, तो CF3 जो है सबसे हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर्स के अंदर शो कर रहा है। इसी तरह से डिफरेंट एसिड्स जो दिए गए हैं, दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी दैट इज़ बेस्ड ऑन द pKa वैल्यूज़। तो वहाँ पर आप देखिए कि बुक के अंदर आपके 3 लाइंस के अंदर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दिए हुए है और उसकी डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ दी है, और ये सारी वैल्यूज़ जो है pKa वैल्यू के ऊपर जो है ये ऑर्डर को जो है डिसाइड किया है। तो फिर से देखिए CF3COOH जो है ये सबसे हाईएस्ट एसिडिक नेचर का दिया हुआ है। दिस वन CF3COOH ये सबसे हाईएस्ट एसिडिक है, इसकी pKa वैल्यू जो है सबसे लोवेस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद जो है CCl3COOH, तो यहाँ पर जो है 3 क्लोरीन हम अटैच कर देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा, तो ये हो गया ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, दिस इज़ ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है कम होता जाएगा, एसिडिटी डिक्रीज़ होगी। इसके बाद वाला एसिड आप देखिए Cl2CH इस तरह से। उसके बाद जो है आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एटम जो है कम कीजिए, तो फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो इसके बाद जो है आपको मिलेगा ये वाला ग्रुप NO2CH2COOH। तो नाइट्रो ग्रुप जो है इसके कंपैरिजन में क्लोरीन और फ्लोरीन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो हम इसको जो है बहुत आसानी के साथ जो है डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसके ऊपर जो है साइनाइड ग्रुप देखिए, ये हो गया साइनाइड ग्रुप, देन CH2COOH। तो इस तरह से कंपेयर टू नाइट्रो ग्रुप साइनाइड जो है ये लेस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, इसलिए यहाँ पर जो है इसकी एसिडिटी जो है कम होगी। इस तरह से आते आते हम जब देखें तो फाइनली आपको जो है प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा, जिसकी एसिडिटी जो है उस पूरी लिस्ट के अंदर जो है सबसे लोवेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो है अल्किल ग्रुप है और अल्किल ग्रुप जो है लेस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, जिसको आप सिंपली कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसको हम +I इफेक्ट कहेंगे। तो जैसे जैसे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज़ होता जाएगा, एसिडिटी जो है डिक्रीज़ होगी। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स यहाँ पर जो है अरेंज किए गए हैं, और लास्ट में जो है CH3CH2COOH जो है शो किया है। तो आप अपनी बुक में ये पूरा जो है सीक्वेंस देख सकते हो, और वहाँ से जो है ये चीज़ बहुत आसानी के साथ जो है आप डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को हम जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो एक जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी जो है दिया गया है, और ये एसिडिटी का ऑर्डर जो है ये pKa वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। ठीक है,
तो बुक के अंदर जो है आप देखिए और इसका पूरा सीक्वेंस जो है अच्छी तरह से जो है ध्यान रखिए कि कौन सा एसिड जो है किसके बाद है और कौन सा एसिड किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गिव रीज़न के क्वेश्चंस भी जो है हो सकते हैं, तो वहाँ पर जो है आप उसको जो है डिसाइड कीजिए। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन सा ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो जो सिंपली जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स जो होते हैं, जिसको आप जो सिंपली न्यूक्लियोफाइल्स कह सकते हो, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना, नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, ये जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं जनरली आप इसको जो है नाम दे सकते हो, जैसे कि हाइड्रोजन है या फिर अल्किल ग्रुप्स है या फेनिल ग्रुप है, ये सब के सब जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं जो एसिडिक नेचर को डिक्रीज़ करते हैं या एसिडिटी को डिक्रीज़ करते हैं। तो डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप such as phenyl or vinyl to the carboxylic acid increases the acidity of corresponding carboxylic acid contrary to the decrease एक्सपेक्टेड ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि हम ऐसा लगता है कि अगर विनिल ग्रुप या फेनिल ग्रुप जो है डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच्ड है, तो ये क्या करता है कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है इंक्रीज़ करता है। हालांकि हमको लगता है कि एसिडिटी डिक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन इसके रिवर्स जो है ऑब्जर्वेशन होता है। तो हम देखते हैं कि एक विनिल कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर जो है क्या चीज़ आपको समझ में आती है जिसकी वजह से इसकी जो है एसिडिटी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर जो हम विनिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंसिडर करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर जो अटैच कीजिए C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्जुगेशन विद दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो क्या होगा, देखिए ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा। और फिर आगे क्या होगा कि इसका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा, कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड C O माइनस OH। इस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आप इसको देखोगे तो इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के जैसे जिसमें विनिलिक ग्रुप या फेनिल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो है डायरेक्टली अटैच होता है, तो उसके अंदर जो थोड़ा सा जो है एक वेरिएशन आता है, एक एक्सेप्शन आता है कि यहाँ पर एसिडिटी डिक्रीज़ होने की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज़ होती है। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट आपको इस तरह का जो है मिलता है। तो यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज़ होती है कब, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब डायरेक्टली किसी विनिलिक ग्रुप या फेनिल ग्रुप के साथ अटैच होता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू विच कार्बनिल ग्रुप इज़ अटैच्ड। तो कार्बनिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द फेनिल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फेनिल ग्रुप ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस देयर एसिडिटी वाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज देयर एसिडिटी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो है फेनिल ग्रुप वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड, ये हमारे पास है बेंजोइक एसिड COOH। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है क्या करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज़ करते हैं। तो एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे OCH3 ग्रुप, यहाँ अगर हम अटैच करते हैं OCH3 ग्रुप, दिस इज़ द मिथॉक्सी ग्रुप। तो मिथॉक्सी ग्रुप इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है क्या करेगा, ये मिथॉक्सी ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन को देगा और फिर बेंजीन जो है फर्दर इस इलेक्ट्रॉन को कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ जो है शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा एंड इट कैन नॉट बी ईजिली ब्रोकन, इसलिए यहाँ पर जो है एसिडिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसकी pKa वैल्यू जो है 4.46 है। यहाँ पे हम लिखेंगे pKa वैल्यू 4.46 है। इसी तरह से इस बेंजीन के बेंजोइक एसिड के ऊपर हम देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम अटैच करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप।
तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या करता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है अपनी तरफ लेगा। तो इस तरह से देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा यहाँ से और नाइट्रो ग्रुप की तरफ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द फेनिल ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज द एसिडिटी। तो यहाँ पर जो है एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो ये 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, इसकी pKa वैल्यू आपको मिलेगी 3.41 और इसको कंपेयर किया है बेंजोइक एसिड के साथ में, जिसके पास में किसी भी तरह का कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी pKa वैल्यू जो है दी हुई है 4.19, pKa वैल्यू 4.19। तो आप देखते हो 4.19 से ये जो है ज़्यादा है, तो pKa वैल्यू ज़्यादा है मीन्स ये वीकर एसिड है, और 4.19 से देखिए 3.41 ये कम वैल्यू है, तो pKa वैल्यू कम है मीन्स ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ इसको जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड इज़ वीकर देन बेंजोइक एसिड, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, और बेंजोइक एसिड इज़ वीकर देन 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से यहाँ पे हम जो है इसको डिसाइड करते हैं। तो 4.46 ये वीकर एसिड है देन दिस, और बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड ये वाला है। तो ये इसकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं और इसको जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के अंदर हमने जो है ये एसिडिक नेचर जो स्टडी किया। तो बस ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर जो है प्रोटॉन डेवलप होता है, हाइड्रोजन जो है सेपरेट होता है, हाइड्रोजन निकलता है और वो किसी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट होता है, तो सच मॉलिक्यूल्स आर रिफर्ड एज एसिड। तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के अंदर भी हम देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है इनको एसिडिक नेचर को जो है कहेंगे। तो इस तरह से ये जो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, और इसके लिए हमने देखा कि मेटल के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट हो रहा है। तो ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड करस्पॉन्डिंग सॉल्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलेट आयन जो है डेवलप होता है। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। Reactions involving cleavage of COH बॉन्ड, यहाँ पर हम देखेंगे अभी हमने जो स्टडी किया क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हम देखते हैं क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, और इसकी वजह से कौन कौन से रिएक्शंस हमको मिलती है। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। पहली रिएक्शन हम लेंगे फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। तो आप क्या कीजिए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कीजिए फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ, और रिएक्शन मिक्सचर को जो है हीट करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विद मिनरल एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड और विद फास्फोरस पेंटॉक्साइड दैट गिव्स करस्पॉन्डिंग एसिड अनहाइड्राइड्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ CH3COOH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इथेनोइक एसिड, इसके साथ में दूसरा इथेनोइक एसिड मैं ले रहा हूँ तो आप देखिए जब इसको जो है हम हीट करते हैं किसी भी मिनरल एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड या फिर P2O5, दिस इज़ कॉल्ड एज फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो P2O5 या फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। देयर इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देखिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बन और OH का बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होंगे और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3COCOCH3। इसको हम नाम देंगे इथेनोइक अनहाइड्राइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर जब वाटर मॉलिक्यूल जो सेपरेट होगा, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इथेनोइक अनहाइड्राइड। तो इस तरह से जनरली अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन, ये खास रिएजेंट है फास्फोरस पेंटॉक्साइड, जिसको आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो कह सकते हो। तो इसमें डिहाइड्रेशन होगा बिटवीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स एंड इट गिव्स राइज टू द मॉलिक्यूल ऑफ
अनहाइड्राइड। तो इस तरह से ये होगा फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। तो ध्यान रखिए रिएजेंट इसमें मिनरल एसिड फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फास्फोरस पेंटॉक्साइड इज़ द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसकी वजह से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा अनहाइड्राइड। उसके बाद आइए ईस्टरिफिकेशन। सेकंड रिएक्शन होगी ईस्टरिफिकेशन। ध्यान रखिए कि ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है जिसमें ईस्टर मॉलिक्यूल का जो है फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ईस्टरिफाइड with alcohols or phenols in presence of mineral acid such as concentrated sulfuric acid और hydrogen chloride gas as a catalyst। तो यहाँ पर जो है आप एसिड के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो है अल्कोहल के साथ हीट कीजिए। तो लुक हियर RCOOH प्लस R-OH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो आप देखिए यहाँ से जो है OH निकल जाएगा। देयर इज़ द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन OH बॉन्ड और उसकी जगह पर यहाँ से जो है OR डैश जो है पार्ट अटैच होगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा RCOOR डैश प्लस यहाँ का हाइड्रोजन और ये OH मिलकर बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन। तो ध्यान रखिए रिएक्शन का नाम जो है ईस्टरिफिकेशन है जिसके अंदर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी भी अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है इसको रिएक्ट करते हो तो ये प्रोडक्ट जो है बनाएगा ईस्टर। तो देखिए जिस कंपाउंड के अंदर जो है ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो इसका नाम है कार्बोक्सिलेट ग्रुप और ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो होता है ये ईस्टर का जो है फंक्शनल ग्रुप होगा। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट ईस्टर्स, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन। तो ये जो है सेकंड रिएक्शन हुई दैट इज कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन। चलिए थर्ड रिएक्शन हम देखेंगे रिएक्शंस विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड थायोनिल क्लोराइड। तो चलिए देखते हैं तीसरी रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन with PCl5, PCl3 एंड SOCl2 जिसको हम थायोनिल क्लोराइड कहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव्स लाइक दैट ऑफ अल्कोहल्स एंड इज इजीली रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम ऑन ट्रीटिंग विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि थायोनिल क्लोराइड की जो रिएक्शन है ये प्रीफर्ड होगी ओवर द एक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बिकॉज द साइड प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन आर इन गैसियस स्टेट एंड दे विल escape फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एंड द प्रोडक्ट इज नॉट नीडेड टू सेपरेट और टू प्यूरीफाई। तो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट की जो है ज़रूरत नहीं होगी या इसकी वजह से प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए एक एक रिएक्शन जो है तीनों की देखेंगे। तो जनरल रिएक्शन मैं लेता हूँ, लुक हियर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RCOOH और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो देखिए यहाँ से जो OH है या आप सिंगल रिएक्शन समझ लो तो वो आसान होगा आपके लिए। लुक हियर, मैं यहाँ पर लेता हूँ RCOOH, इसको आप जो है PCl5 के साथ रिएक्ट करो। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक क्लोरीन के साथ जो है रिप्लेस होगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCOCl। दिस इज़ कॉल्ड एसिड क्लोराइड और असाइल क्लोराइड। ये प्रोडक्ट बनता है असाइल क्लोराइड। ध्यान रखिए ये तीनों की रिएक्शन के साथ में प्रोडक्ट जो है सेम होगा, दैट इज़ असाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए क्या बच रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर ये बनाएगा HCl। अब क्या क्या बचा देखिए, एक ऑक्सीजन बचा, एक फास्फोरस बचा और 3 क्लोरीन बचा। तो ये सब मिलकर बनाएंगे POCl3 दैट इज़ फास्फोरिल क्लोराइड। तो ये मॉलिक्यूल जो है बनता है असाइल क्लोराइड। ठीक, चलिए देखते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ RCOOH प्लस PCl3। तो इस पर आप क्या कीजिए, 3 नंबर्स कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए। तो OH यहाँ से निकलेगा तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 OH निकलेगा, उसकी जगह पर 3 क्लोरीन आएगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा 3 नंबर्स ऑफ RCOCl। दिस इज अगेन असाइल क्लोराइड।
अब देखिए 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है और एक फास्फोरस बचता है, ये सब मिलकर बनाएंगे H3PO3 दैट इज़ फास्फोरस एसिड। ओके, तो यहाँ पर भी जो है असाइल क्लोराइड प्रोडक्ट बनता है। चलिए लास्ट रिएक्शन देखेंगे, RCOOH प्लस SOCl2 दिस इज़ थायोनिल क्लोराइड और सल्फर ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम जो है कह सकते हैं। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो देखिए ये OH यहाँ से निकलेगा, उसकी जगह पर एक क्लोरीन आएगा, अगेन यू विल गेट द प्रोडक्ट RCOCl, असाइल क्लोराइड बनेगा। फिर ये हाइड्रोजन जो है दूसरे क्लोरीन के साथ जो है कंबाइन होकर HCl बनाएगा और ये ऑक्सीजन जो है इस SO के साथ मिलकर जो है SO2 बनाएगा। तो ध्यान रखिए सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में बनेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड भी जो है गैसियस स्टेट में आएगा। तो दोनों प्रोडक्ट जो है क्या होंगे, रिएक्शन मिक्सचर से जो है इस्केप हो जाएंगे एंड इट मेक द purification of the product easier. तो this is the most convenient method for the formation of acid chloride from the corresponding carboxylic acids. तो उसका रीज़न जो आपको समझ में आता है कि इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया। फोर्थ रिएक्शन, ध्यान रहे कि ये जितनी भी रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर कार्बन OH बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। चलिए फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद NH3 दैट इज़ नथिंग बट अमोनिया। अब अमोनिया के साथ देखिए क्या रिएक्शन होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव अमोनियम सॉल्ट विच ऑन फर्दर हीटिंग एट हाई टेम्परेचर गिव अमाइड्स। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज़ इथेनोइक एसिड। तो लुक हियर CH3COOH दिस इज़ इथेनोइक एसिड। इसको हम जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक, यहाँ से निकलने के बाद जो है ये वापस अमोनिया के साथ जो अटैच होकर फिर इसी ग्रुप के साथ आकर अटैच होगा। तो यू विल गेट हियर CH3COONH4 माइनस प्लस। इस तरह से जो है आपको यहाँ पर ये अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जिसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट। दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम एसीटेट। तो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड को जब हम अमोनिया के साथ जो रिएक्ट करते हैं तो ये बनेगा अमोनियम एसीटेट। फिर इसके बाद आप क्या कीजिए कि हाई टेम्परेचर पर जो है आप इसकी जो है हीटिंग कीजिए। तो एट हाई टेम्परेचर जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव होगा। देखिए ये वाला ऑक्सीजन जाएगा और NH4 प्लस से 2 हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद बचेगा NH2, तो आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा अमाइड। तो लुक हियर इट गिव्स राइज टू CH3 C डबल बॉन्ड O। ये वाला ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएगा तो ये बचेगा NH2 और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस वाटर मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एसीटामाइड। तो ध्यान रखिए जिस मॉलिक्यूल के अंदर CONH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज एसीटामाइड और सिंपली दीज आर कॉल्ड एज अमाइड्स। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लास है दीज आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम अमाइड कहेंगे। एक रिएक्शन जो है आपकी बुक में और दी हुई है जिसमें हम बेंजोइक एसिड को जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं। तो लुक हियर इसमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये है बेंजोइक एसिड, इसको पहले अमोनिया के साथ जो है रिएक्ट कीजिए तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा COONH4। दिस इज़ अमोनियम बेंजोएट। इस प्रोडक्ट का नाम है अमोनियम बेंजोएट। फिर आप जो है इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग कीजिए तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद ये बनाएगा CONH2 प्लस वाटर। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा बेंजामाइड। दिस इज कॉल्ड एज बेंजामाइड एंड दिस प्रोडक्ट इज अमोनियम बेंजोएट। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। फिर उसको स्ट्रॉन्ग हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद ये जो है अमाइड में कन्वर्ट होगा। तो CONH2 ग्रुप जिस मॉलिक्यूल के अंदर होता है दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज अमाइड्स। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम जो है कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेंगे। तो
थैलिक एसिड हम यहाँ पर जो है यूज़ करते हैं और उसको जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमको जो है क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये रिएक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सिंथेटिक एप्लीकेशंस रखती है, जिसमें बहुत सारे जो है न्यू मॉलिक्यूल जो है फॉर्मेशन हो सकता है। तो चलिए देखें कि हम यहाँ पर जो है थैलिक एसिड लेते हैं, जिसमें बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं। दिस इज़ थैलिक एसिड। इसको जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट कीजिए। तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल जो है दोनों जगह पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट होकर, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर रिएक्ट होकर अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है प्रोडक्ट मिलेगा COO माइनस NH4 प्लस COO माइनस NH4 प्लस। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा अमोनियम थैलेट। दिस इज थैलिक एसिड। ये मॉलिक्यूल बनेगा अमोनियम थैलेट। अब आगे क्या कीजिए, आप इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके इसको जो है अमाइड के अंदर जो है कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बाद 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, इसकी हीटिंग करने पर। ओके, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, ये बनेगा CONH2 और ये बनेगा CONH2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे थैलामाइड। दिस इज कॉल्ड एज थैलामाइड। थैलिक एसिड का जो है ये अमाइड है, इट इज़ कॉल्ड एज थैलामाइड। ओके, अब यहाँ पर जो है आप अमोनिया मॉलिक्यूल जो है निकाल दीजिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इससे भी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हीटिंग कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि रिएक्शन पूरी आपके सामने रहे। मैं इसको फिर से एक बार और एक्सप्लेन करूँगा। अब इस स्ट्रक्चर को लीजिए, देखिए CONH2 एंड CONH2, इस तरह से रिएक्शन कैसे हो रही है। अमोनिया मॉलिक्यूल आपको निकालना है, तो देखिए यहाँ से NH2 जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए। तो अमोनिया मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर आप लिखिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो ये जो थैलामाइड यहाँ बन रहा है, इस थैलामाइड की स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर अमोनिया मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पर जो है एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर और बनेगा। तो अब देखिए वो स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस वन। ये हो गया CO, ये हो गया CO, उसके बाद NH। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ NH, और ये नाइट्रोजन दोनों कार्बन के साथ जो है अटैच्ड है। तो हम यहाँ पर जो है देखिए ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बॉन्डिंग जो है कार्बन के साथ में है। चलिए मैं इसको ओपन करके बता देता हूँ आपको। लुक हियर, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, देन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो ये CONH हुआ ये वाला, और फिर ये नया बॉन्ड यहाँ पर जो फॉर्म हुआ। तो देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनती है। इस मॉलिक्यूल का नाम है थैलीमाइड। दिस इज कॉल्ड एज थैलीमाइड। और यहाँ पर आप लिखिए प्लस अमोनिया। ये पूरी जो है एक रिएक्शन की जो चेन है। तो ध्यान रखिए, पहले हम जो है थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करते, तो आप ध्यान रखिए कि बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर जो है 2 नंबर्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल रहेगा, उसको आप जो समझ सकते हो। तो रिएक्शन होने के बाद ये क्या बनेगा, अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड बनेगा, जिसको हम अमोनियम थैलेट कहेंगे। इसको हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल दोनों जगह से निकलेंगे, तो आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा थैलामाइड। फिर इस थैलामाइड को जो है और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, तो अमोनिया मॉलिक्यूल इसमें से जो निकलेगा और यहाँ पर जो है साइक्लाइजेशन होगा, तो एक सेकंड रिंग यहाँ पर जो बनेगी, जो 5 मेंबर्ड रिंग होगी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है थैलीमाइड। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो ये रिएक्शन आपको मिलती है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ब्रेक होता है, यानी कि COH बॉन्ड की जो है ब्रेकिंग होती है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस हो गई, जिसके अंदर हमने जो है ये बहुत सारी जो एग्जांपल्स स्टडी किया। ठीक, अब चलिए आते हैं थर्ड टाइप की जो रिएक्शन इसमें होगी,
जिसको हम नाम देंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, पूरा COH ग्रुप। तो हम लिखेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। अब ना तो सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन है, ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, बल्कि पूरा COOH ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। तो उस रिएक्शन को हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे, अब इसमें जो है पहली रिएक्शन हम स्टडी करेंगे दैट इज़ रिडक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल्स बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बेटर विद डाइबोरेन। तो यहाँ पर जो है आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरेन यूज़ कीजिए। तो डाइबोरेन डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज ईस्टर, नाइट्रो, हेलो एट्सेट्रा, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो है आसानी के साथ रिड्यूस करेगा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में। और ध्यान रखिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर आप जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करोगे। तो लुक यार, हमारे पास जो है मॉलिक्यूल है RCOOH। इसे आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो है ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद जो है ये प्रोडक्ट बनेगा RCH2OH एंड दिस मॉलिक्यूल इज़ नथिंग बट प्राइमरी अल्कोहल। तो ये सिंपल जो है रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इन्वॉल्व है और उसके ऊपर जो है रिडक्शन होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल्स। तो ये सिंपल जो है रिड्यूसिंग रिएक्शन है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर या फिर आप जो है B2H6 यूज़ कीजिए जिसको हम डाइबोरेन कह रहे हैं। तो ये हो गई रिएक्शन जो है रिडक्शन, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए सेकंड रिएक्शन होगी जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। सेकंड रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन। ये रिएक्शन हाइड्रोकार्बन अल्केन्स के अंदर हमने जो स्टडी किया है। तो यहाँ पर जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप सोडा लाइम के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, इसके साथ हीट कीजिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन, जिसको हम सिंपली अल्केन कहेंगे। तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मेटल कार्बोनेट रिलीज होता है। ध्यान से सुनिए, द रिएक्शन इन विच देयर इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एनी मेटल कार्बोनेट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो आप देखिए यहाँ पे हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं RCOONA और इसको हम जो है सोडा लाइम दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो इसको मिक्स कर रहे थे। ये हो गया सोडा और ये हो गया लाइम। तो सोडा लाइम के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो देखिए ये अल्किल ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा और इस हाइड्रोजन को जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये बनाएगा RH, दिस इज़ नथिंग बट हाइड्रोकार्बन कॉल्ड एज अल्केन। उसके बाद आप देखिए एक सोडियम, ये दूसरा सोडियम, ठीक है, Na2, उसके बाद CO और ये O, तो ये हो जाएगा Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो आप देखिए ये मेटल कार्बोनेट हो गया। तो इफ़ देयर इज़ द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट फ्रॉम एनी सब्सटेंस दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर हीटिंग विथ सोडा लाइम, तो ये सोडा है और ये लाइम है, तो सोडा लाइम के साथ जब ये रिएक्ट होता है तो ये सिंपल हाइड्रोकार्बन जिसको हम अल्केन कहेंगे ये प्रोड्यूस करता है। तो ये रिएक्शन को हम जो है जनरली नाम देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और ये रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर अल्केन के अंदर जो स्टडी किया है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन होगी दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये रिएक्शन हुई। अब आइए नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड टाइप की, सब्स्टिट्यूशन एट हाइड्रोकार्बन पार्ट। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में जो हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैच्ड है, यानी कि जो अल्किल ग्रुप अटैच्ड है, इसके ऊपर जो है सब्स्टिट्यूशन जो करना है। तो इसमें हम जो रिएक्शन लिखेंगे हैलोजनेशन। तो एक रिएक्शन हम इसमें जो है हैलोजनेशन जो है कंसिडर करते हैं। तो इसमें देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज़ RCH2COOH।
और इसको जो है आप हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस जो है रिएक्ट कीजिए और उसके बाद जो इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए। तो पहली रिएक्शन हैलोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और दूसरी रिएक्शन इसकी जो है हाइड्रोलिसिस करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग alpha hydrogen atoms are halogenated at the alpha position on treatment with chlorine or bromine in the presence of a small amount of red phosphorus to give alpha halocarboxylic acids। तो अब यहाँ पर देखिए विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन दिस इज अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो है सब्सटीट्यूशन होगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू RCHX COOH प्लस HX। तो यहाँ पर आपको मिलता है ये अल्फ़ा हेलो सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड और इस रिएक्शन का नाम है हेल वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है हेल वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इट इज़ वोलार्ड हेल वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में आप लिखोगे HVZ। दिस रिएक्शन इज शॉर्टली कॉल्ड एज HVZ। तो इसमें यहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर जो है सब्सटीट्यूशन होगा, वो भी हैलोजन का, यानी सिंपली यहाँ पर आप क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ठीक, चलिए अब अगला जो टॉपिक हमारा इसमें है कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन होगी। तो चलिए देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये नेम रिएक्शन आप देखिए कि इस चैप्टर के अंदर जो है बहुत सारी आपको मिल रही है। तो ये रिएक्शन जिसमें अल्फ़ा पोजीशन पर हैलोजन का सब्सटीट्यूशन हुआ, इट इज़ कॉल्ड एज HVZ, दैट इज़ हेल वोलार्ड रिएक्शन ज़ेलिंस्की रिएक्शन। रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन सी रिएक्शंस होगी। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली हमको यहाँ पर मिलेगी। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन विच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेंजीन के ऊपर, ये जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये मेटा पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रोफाइल को जो है डायरेक्ट करेगा और इस तरह से यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट अंडरगो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज द कार्बोनिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड कार्बोनिल एंड कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज़ द लुईस एसिड गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। ये बात जो ध्यान रखते हैं। यहाँ पे हम जो है AlCl3 जो यूज़ करते हैं लुईस एसिड कैटलिस्ट, तो ये कैटलिस्ट क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर जाकर जो है अटैच हो जाएगा और इस तरह से आपको जो है कोई प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम इस पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम बेंजोइक एसिड कर रहे हैं, इसके ऊपर हम जो है नाइट्रेशन करते हैं, दैट इज़ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यू विल गेट हियर द प्रोडक्ट ऑर्थो पोजिशन पर जो है नाइट्रो ग्रुप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो, सॉरी नॉट ऑर्थो, मेटा पोजीशन। दिस पोजीशन इज़ द मेटा पोजीशन। तो हम इसको नाम देंगे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे M नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से ये जो है मेटा पोजीशन पर ये COOH ग्रुप जो है डायरेक्ट करेगा। इसी तरह से यहाँ पर हम यह इसका ब्रोमिनेशन करते हैं, दैट इज़ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो चलिए देखते हैं दूसरी रिएक्शन मैं यहाँ पर लेता हूँ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो यही मॉलिक्यूल जो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये ब्रोमीन को मेटा पोजीशन पर अटैच करेगा। तो ये हो गया COOH एंड दिस Br। तो ये हो गया मेटा ब्रोमो
बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कंप्लीट होती है। तो इसके अंदर जो हमने कई टाइप की रिएक्शन स्टडी किया। पहली टाइप की रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज इन्वॉल्व है, दूसरी रिएक्शन जिसमें कार्बन OH बॉन्ड का क्लीवेज इन्वॉल्व है, फिर तीसरी रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन्वॉल्व है, फिर चौथी रिएक्शन जिसमें साइड चेन जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैच है उसके ऊपर जो रिएक्शन होती है। उसके बाद जो है ये टाइप की रिएक्शन है जिसमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिया। अब लास्ट पार्ट जो चैप्टर का है दैट इज़ यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए देखते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कंपाउंड्स हैं। तो किस किस जगह पर जो हम इसको यूज़ करेंगे और उससे हमको क्या क्या मिलता है, तो वो टॉपिक हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मीथेनोइक एसिड जिसको हम फॉर्मिक एसिड कह रहे हैं, तो मीथेनोइक एसिड इज़ यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़। तो चलिए हमारे पास है मीथेनोइक एसिड जिसका फार्मूला है HCOOH। कहाँ कहाँ पर है? रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, ठीक है। इसी तरह से लेदर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़, इतनी जगहों पर जो है आप इस मीथेनोइक एसिड को जो यूज़ करते हो, ठीक है। दूसरा सब्सटेंस इथेनोइक एसिड जिसको हम एसिटिक एसिड कहेंगे इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट एंड एज अ विनेगर इन फूड इंडस्ट्री। तो दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास है इथेनोइक एसिड, जिसका फार्मूला है CH3COOH। तो ये यूज़ होगा एज ए सॉल्वेंट एंड विनेगर इन फूड इंडस्ट्रीज। विनेगर जिसको हम जो है सिरका कहेंगे, विनेगर जिसको हम सिरका कहते हैं, तो ये जो है एसिटिक एसिड होता है। तो ये जो है फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है इसको यूज़ करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव के तौर पर जो आप इस विनेगर को जो है फूड्स के अंदर जो है मिक्स करते हो, ठीक है। इसी तरह से हेक्सेन डाइओइक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 6,6, एक पॉलीमर है हेक्सेन डाइओइक एसिड। जिसका फार्मूला है दिस वन, दिस इज़ कॉल्ड हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो ये जो है एक पॉलीमर होता है नायलॉन 6,6। आगे हम इसकी जो है पॉलीमर के चैप्टर में जो है इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो इसके मैन्युफैक्चर में ये मॉलिक्यूल जो है स्टार्टिंग कंपाउंड के तौर पर जो है यूज़ होता है। इसी तरह से ईस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड आर यूज्ड इन परफ्यूमरी। बेंजोइक एसिड का जो ईस्टर होता है उसको आप जो है परफ्यूमरी के अंदर जो यूज़ करोगे, क्योंकि ये ईस्टर जो होते हैं ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं जो परफ्यूम्स के मैन्युफैक्चर के अंदर जो यूज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह से सोडियम बेंजोएट इज़ यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट जो है ये सिंगल सॉल्ट बफर के तौर पे काम करता है, COONA, दिस इज़ कॉल्ड एज सोडियम बेंजोएट। तो आप इसको जो है फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ करोगे, क्योंकि ये जो है सिंगल सॉल्ट बफर का भी जो है काम करता है, ठीक है। और इसी तरह से हायर फैटी एसिड्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सोप एंड डिटर्जेंट्स, इसके अंदर आपको मिलेगा फैटी एसिड। और फैटी एसिड सिंपली किसको कहते हैं हम? हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो है या लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम जनरली फैटी एसिड्स कहते हैं। एंड दिस फैटी एसिड्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इतने इम्पॉर्टेंस रखते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो है बहुत सारी जगह पर इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर जो कंप्लीट होता है। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि इस पूरी रिएक्शन के अंदर है ना
बहुत सारी जो है नेम रिएक्शन है। पूरे सिलेबस के अंदर सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शंस आपको इसी चैप्टर के अंदर मिलेगी। तो वो सारी नेम रिएक्शंस की भी जो है आप अच्छी तरह से जो है तैयारी कीजिए। उसके ऊपर से भी जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल आसानी से आप जो है इस पूरे चैप्टर को जो है समझ सकते हो। रिएक्शन जो है यहाँ पर ज़्यादा है, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है आप इसकी जो है प्रैक्टिस करते जाइए, बार बार जो है वीडियोस देखिए तो आपको बहुत आसानी से समझेगा। और बहुत ज़्यादा इधर उधर की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो NCERT की टेक्स्ट बुक है आप उसी को फॉलो कीजिए, उसी में से जो है आपको जो है सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो बस ये बुक जो है आप अच्छी तरह से जो स्टडी कीजिए और वीडियोस भी देखते जाइए। जो टॉपिक रिलेवेंट है, जो नहीं समझता है आप वीडियोस देखिए, और भी नहीं समझता है तो फिर आप जो है मुझको जो है रिपोर्ट कीजिए, तो आपकी डिफ़िकल्टी को मैं जो है सॉल्व कर दूंगा। अब इसके बाद हम जो है नया चैप्टर नेक्स्ट आगे का जो है अमाइंस चैप्टर जो है स्टडी करने वाले हैं। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसा कि आपने देखा कि इसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी किया है, दीज आर दी ऑर्गेनिक एसिड्स। इसी तरह से जो अमाइंस होंगे दीज आर दी ऑर्गेनिक बेसिस। तो एसिड और बेस दोनों चीज़ें हमारे सामने आ जाएगी। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसके अंदर जो है अमाइंस है, उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह। और उसके बाद जो है एक अलग से टॉपिक है डायजोनियम सॉल्ट्स, जिसके जो है बहुत सारे जो है सिंथेटिक एप्लीकेशंस है, वो भी हम वहाँ पर जो है स्टडी करने वाले हैं। ओके, वी स्टॉप हियर।